बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब आज हम जी अपने लेक्चर नंबर 10 पर आ गए हैं। और लेक्चर नंबर 10 आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारा जो सा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, लास्ट लेक्चर है ऑफ होल MCITP सीरीज़ का। ठीक है, MCITP सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। और ये लास्ट लेक्चर जो सा है इसके अंदर कोई लैब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ बोलना बोलना है। इस लेक्चर को हम लोग बहुत डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ाए जाने वाले लास्ट दो चैप्टर, यानी ये 70642 की बुक के अंदर जो लास्ट दो चैप्टर्स हैं, मैनेजिंग फाइल परमिशंस एंड प्रिंटर्स, ये दोनों हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने अगली स्लाइड के अंदर उसकी स्क्रीनशॉट भी डाली हुई है। तो शुरू करते हैं फिर हम अगली स्लाइड। और अगली स्लाइड है जी कि लेक्चर नंबर 9 के अंदर, लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने प्रिंट सर्विस के बारे में पढ़ा, जो दोबारा रिपीट हो रही है, तो मेरे देर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग इट अगेन। फिर उसके बाद NTFS एंड शेयर परमिशंस के बारे में पढ़ा, वो भी डिस्कस हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बारे में। तो आज के टॉपिक में जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो सारी की सारी पढ़ी हुई हैं, तो इन शॉर्ट में आज आपको कुछ इतना ख़ास पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने देखा NTFS फाइल परमिशंस क्या होती हैं। तीन किस्म की फाइल्स होती हैं। एक यूज़र फाइल होती हैं, जो भी यूज़र बनाता है वो उसका ऑनर होता है। सिस्टम फाइल जो सिस्टम्स के फोल्डर में पड़ी होती हैं, सिस्टम रूट के अंदर, यूज़र कैन रीड इट बट कैन नॉट राइट इट। और प्रोग्राम फाइल्स सिस्टम फाइल्स की तरह से की होती हैं, जितने सारे हम प्रोग्राम्स फाइल करते हैं। परमिशंस की टाइप क्या होती है? लिस्ट परमिशन होती है, रीड परमिशन होती है, मॉडिफाई होती है, राइट होती है, एग्जीक्यूट और फुल कंट्रोल हमें पता है। इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम का पता है कि अगर हमने किसी फोल्डर को इनक्रिप्ट करना है तो हम इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम को यूज़ करेंगे। राइट क्लिक करके फोल्डर में ऑप्शन आता है, मगर एट अ टाइम एक फोल्डर या इनक्रिप्टेड हो सकता है या कंप्रेस्ड हो सकता है, एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। बिट लॉकर के बारे में हमने पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा। शेयर फोल्डर क्या होता है और शेयर और NTFS परमिशन में क्या फ़र्क है, हमें सारा कुछ पता है। डिस्क कोटा क्या होता है कि एक हार्ड ड्राइव के अंदर स्पेसिफिक फाइल्स, स्पेसिफिक लोकेशन या अमाउंट ऑफ मेमोरी हम किसी को दे देते हैं। कनेक्टिंग और मैपिंग अ ड्राइव, ये मेरे ख्याल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा था एक दफ़ा पेजेस से बुक के, तो मैंने कहा शायद ना डिस्कस किया हो। अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल सर्वर के ऊपर माई डॉक्स के नाम पे एक फोल्डर है, और मैं उसे एज अ जेड ड्राइव अपने PC में शो कराना चाहता हूँ, तो नेट यूज z:\/my_docs। इसको दूसरा तरीका क्या है, माई नेटवर्क प्लेसेस को राइट क्लिक करके मैप ड्राइव का ऑप्शन है। ये ड्राइव मैपिंग का ऑप्शन है कि हर दफ़ा मुझे वो स्पेसिफिक नेटवर्क पाथ पे ना जाना पड़े, बल्कि वो पूरे का पूरा पाथ मेरे पास एज अ जेड ड्राइव शो हो जाए। तो मैं जब माई कंप्यूटर में जाऊँ, जेड ड्राइव को क्लिक करूँ, एक्चुअली मुझे अब मेरे सर्वर के ऊपर उस स्पेसिफिक माई डॉक्स के फोल्डर में ले जाए। आई होप से आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा, अगर नहीं पता तो ये कमांड है, और मेरे ख्याल में मैंने डिस्कस की भी है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बारे में हमें पता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा सारे सर्वर्स होते हैं। हम अब वो सारे सर्वर्स को यूज़ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एक सर्वर को के ज़िम्मे लगाते हैं कि तुमने वो बाकी सर्वर से उस डाटा को लेकर आना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्राइमरी सर्वर जो है वो स्टोरेज से कनेक्टेड होता है, सेकेंडरी सर्वर भी स्टोरेज से कनेक्टेड होता है। जस्ट इस केस ये प्राइमरी सर्वर डाउन हो जाता है, तो सेकेंडरी सर्वर हमें वो पूरी हायरार्की जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दे रहा होता है, हमें वो सारी दिखा रहा होता है। ठीक है, ऑफलाइन फाइल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं अपने नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, वो मेरे पास कैश हो जाए और मैं घर जाके उन फाइल्स पे काम कर सकूँ। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द ऑफलाइन फाइल्स। ये मुझे पता है कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप टाइप्स, रेड, शेडो कॉपी, ये सारा कुछ डिस्कस हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आपने शेडो कॉपी कमांड लाइन से कॉन्फ़िगर करनी है तो VSS admin create शेडो कॉपी फॉर शेडो फॉर C ड्राइव। और अगर आपने शेडो स्टोरेज की स्टेटस देखना है या लिस्ट ऑफ शेडोज़ देखनी है तो ये कमांड चला सकते हैं। वैसे मैंने शेडो कॉपी के अंदर शेडो कॉपी समझाई हुई थी, ये कमांड्स नहीं दिखाई हुई थी, तो ये कमांड्स हैं आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर द रेफरेंस। ठीक है, मैनेजिंग प्रिंटर्स एंड ट्रबल शूटिंग स्क्रिप्ट, हमें पता था कि प्रिंटर क्या होते हैं, प्रिंट ड्राइवर क्या होता है, प्रिंट सर्वर्स क्या होता है। अब प्रिंटर के अंदर ना ये जो चीज़ है ये मैंने डिस्कस नहीं की हुई थी कि प्रिंट सर्वर्स के अंदर ना कुछ 7 एक स्क्रिप्ट्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 ट्रबल शूटिंग स्क्रिप्ट्स हैं। ये कहाँ पे पड़े होते हैं? System32 प्रिंट एडमिन स्क्रिप्ट इंग्लिश US फोल्डर के अंदर पड़े होते हैं। ये स्क्रिप्ट्स हैं। ये स्क्रिप्ट रन करते हो तो ऐड एंड रिमूव प्रिंटर कर सकते हो, कॉन्फ़िगर प्रिंटर, चेंज प्रिंटर नेम कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो कि हमें स्क्रिप्ट चलाने की ज़रूरत क्या है, हम राइट क्लिक करके प्रिंटर रीनेम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात आपने कही, मगर ये स्क्रिप्ट्स भी यूज़ होते हैं जस्ट फॉर द एग्जाम पर्पज़। आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसे कहाँ यूज़ करोगे, आप कभी नहीं यूज़ करोगे अनटिल अनलेस आपने कि कोई चीज़ या किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करना हो यूजिंग द स्क्रिप्ट्स, तो फिर आपको यहाँ यूज़ करनी पड़ती है। प्रिंट जॉब, मैनेज प्रिंट जॉब्स करने के लिए, प्रिंट प्रिंट पोर्ट, मैनेज द प्रिंट पोर्ट ऑफ द नेटवर्क प्रिंटर, नेटवर्क प्रिंटर की कोई पोर्ट चेंज करने के लिए, टेस्ट पेज प्रिंट करने के लिए,
और पब्लिश द प्रिंटर इन द एक्टिव डायरेक्टरी। अच्छा, अब ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये चलाने के लिए आपको CS स्क्रिप्ट की कमांड ज़रूर देनी पड़ेगी। ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का स्क्रिप्ट रन करने का तरीका है। CS स्क्रिप्ट पूरे का पूरा पाथ और ये स्क्रिप्ट का नाम, ठीक है। विजुअल बेसिक का स्क्रिप्ट है मेरे ख्याल में, ये VBS विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो लोग VB में काम करते हैं, विजुअल बेसिक्स में या .NET के ऊपर काम करते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। डायरेक्ट एक्सेस, ये डायरेक्ट एक्सेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी बुक ने इसे एक चैप्टर में डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3, जहाँ पे हमने वायरलेस पढ़े थे, वो VPN पढ़े थे, वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस डिस्कस हुआ है। डायरेक्ट एक्सेस इज़ अ फुल फ्लैश टॉपिक जो TMG UAG के टॉपिक्स के अंदर आता है, मगर ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए आपको इस टॉपिक का पता होना चाहिए। इसकी लैब मैं नहीं कराऊंगा, मगर मैं आपकी लैब की फुल फ्लैश वीडियो दूंगा जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाई हुई है, और वो वीडियो इतनी बोरिंग है कि मेरे ख्याल में आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वीडियो बनाने के लिए। उसका मैंने फिर सोल्यूशन निकाला हुआ आप लोगों से जान छुड़ाने के लिए, वो बाद में बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सेस है क्या चीज़, पहले ये देखते हैं। आप लोगों ने देखा बहुत सारे VPN सॉल्यूशंस क्या हैं कि यूज़र जो है वो लैपटॉप घर में लेके जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है कि वो उसके पास एक छोटी सी एक्सी होती है, वो कनेक्ट करता है और उसका VPN बन जाता है हमारे हेड ऑफिस के साथ, ठीक है। ये हेड ऑफिस है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम HTTPS बेस्ड VPN यूज़ कर रहे हैं तो वो HTTPS जाके खोलता है वेबसाइट को, और वेबसाइट पे कोई यूज़र नेम और पासवर्ड देता है। पासवर्ड देने के बाद उसके पास कोई गेटवे सर्विसेज से डेस्कटॉप और बाकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, या फिर SSL VPN हो जाता है, ठीक हो गया। डायरेक्ट एक्सेस VPN जो सा है माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 2008 R2 के साथ इंट्रोड्यूस कराया है, और एक्चुअली ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मैच्योर हुई है विंडोज़ 2012 के अंदर। 2012 का जो सर्वर है उसमें ज़्यादा बेहतर फॉर्मेट के अंदर नज़र आती है, और विंडोज़ 7 इसके पास क्लाइंट है, इससे नीचे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा। अगर आपके पास 2008 सर्वर नहीं चलेगा, R2 चाहिए। विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP या विंडोज़ 2000 2003 सर्वर नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्या है कि मैंने कहा मेरा जो यूज़र है, मैंने उस पर डायरेक्ट एक्सेस, यूज़र के कंप्यूटर पे डायरेक्ट एक्सेस कन्फिगर कर दी। जब मैंने यूज़र के कंप्यूटर पे डायरेक्ट एक्सेस कन्फिगर कर दी तो यूज़र जो सा है वो कंप्यूटर लेके घर में जाएगा, अपने इंटरनेट से कनेक्ट होगा और वो स्ट्रेट अवे मेरे हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ दैट सिंपल, यस, ट्रस्ट मी। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपेरेंट यूज़र कनेक्टिविटी, नो पासवर्ड इनपुट, उसे कोई पासवर्ड इनपुट करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर दो टाइप ऑफ कनेक्टिविटीज़ है डायरेक्ट एक्सेस के अंदर, एक है एंड टू एज प्रोटेक्शन और एंड टू एंड प्रोटेक्शन। एंड टू एज प्रोटेक्शन क्या है, डायरेक्ट एक्सेस क्लाइंट जो सा है वो कनेक्ट करता है यूजिंग IPsec, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सेस सर्वर के साथ। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा, लेट मी चूज अ डायरेक्ट एक्सेस सर्वर, कलर चेक कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक डायरेक्ट एक्सेस सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये यूज़र यहाँ से कनेक्ट करता है और ये डायरेक्ट एक्सेस सर्वर तक पहुँच जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो सी है, ब्लू लाइन जो सी है, ये इनक्रिप्टेड है, ठीक है। एंड टू एंड प्रोटेक्शन क्या कि ये यहाँ पे मेरा अंदर वेब सर्वर पड़ा हुआ है या कोई एप्लीकेशन सर्वर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से VPN डायरेक्ट एक्सेस कनेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट एक्सेस ऑल द वे टूवर्ड्स दिस सर्वर, सारे का सारा सेशन इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। और इनक्रिप्शन या जब हम VPN की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास IPsec यूज़र होता है। अच्छा, अब डायरेक्ट एक्सेस के लिए आपको IP वर्जन 6 इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। IPv6 इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और IPsec चाहिए। अब IPv6 अगर आप कहीं पे जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द नेटवर्क, मेरे ख्याल में आप लोगों को जहाँ भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, मैं कहता हूँ 89, बहुत सिक्योर बेट की है मैंने, 89% ऑफ नेटवर्क आर स्टिल ऑन IPv4। तो इस तरह के काम करने के लिए आपको IPv6 टू IPv4 ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ेंगी। ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज क्या हैं कि आप जब आप विंडोज़ 2008 इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल हुई होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। 6 to 4, ठीक है। IPv6 को IPv4 के ऊपर कम्युनिकेट कराने के लिए फॉर द क्लाइंट विद द पब्लिक IPv4 एड्रेसेस, अगर आपके पास यहाँ IPv4 चल रहा है तो IPv6 to 4 के प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, या इस ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल नहीं कहना चाहिए, ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये डिवाइस जो सी अपने डायरेक्ट एक्सेस से कनेक्ट करेगी। अगर ये डिवाइस, ये जो घर में पड़ी हुई डिवाइस है, ये किसी नेट डिवाइस के पीछे पड़ी हुई है। अब नेट डिवाइस की एग्जांपल क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डिवाइस की एग्जांपल क्या है, आपका DSL का मॉडम हो सकता है, ठीक है, या आपकी कंपनी का राउटर हो सकता है जो इसने आपको यहाँ पे 192 का IP एड्रेस दिया, मगर इस राउटर के इस इंटरफेस पे एक पब्लिक IP एड्रेस है, ठीक है। तो मुझे इस तरह की कम्युनिकेशन कराने के लिए यहाँ पे IPv6 to 4 नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे ट्रीडो यूज़ होगा, ठीक है। ये भी IPv6 की ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी है।
जो वो उन डिवाइसेस के लिए जो IPv6 बेस्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं मगर बैठे हुए हैं IPv4 नेटवर्क के ऊपर, मगर बैठे होने के अलावा उनके साथ मसला क्या है, वो नेट डिवाइस के पीछे बैठे। नेट डिवाइस क्या करती है, आपका पूरे का पूरा IP का हेडर ही चेंज कर देती है, वहाँ पे 192 हटा के कुछ और IP एड्रेस डाल देती है। अगर आपके पास इस तरह का और कोई मसला है, से फॉर एग्जांपल नेट डिवाइस नहीं है बल्कि आप किसी फायरवॉल के पीछे बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत सारी पोर्ट्स ओपन करनी पड़ेंगी। तो उधर ये कौन से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, IPHTTPS, जो कि 443 है, 443, ठीक है। क्लाइंट दैट इज़ बिहाइंड द प्रॉक्सी सर्वर। अगर कोई क्लाइंट प्रॉक्सी सर्वर के पीछे बैठा हुआ है तो मुझे पता है कि दुनिया में हर प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर 443 पोर्ट ज़रूर ओपन होगी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। तो वो क्लाइंट जो है उस चीज़ को यूज़ करेगा। अच्छा, अगर आपके पास कोई IPv6 क्लाइंट है जो IPv4 नेटवर्क के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, उसके लिए आपका एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इस कॉल्ड ISATAP, 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 ठीक है। इससे आगे चलते हैं। व्हाट इज़ नीडेड टू सेटअप अ डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस सेटअप करने के लिए फिर मुझे चाहिए क्या, आपको विंडोज़ 2000 R2 सर्वर चाहिए, विंडोज़ 2008 R2 डोमेन कंट्रोलर और DNS सर्वर चाहिए, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वही डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट सर्वर चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस सर्वर विद द 2 लैन कार्ड्स इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी उसके इनसाइड और आउटसाइड पे 2 लैन कार्ड होना चाहिए। IPsec की पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि आपने इंक्रिप्शन करनी है, और IPv6 ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिससे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है 624 ट्रीडो, IPHTTP और ISATAP, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस क्लाइंट जो से हैं वो विंडोज 7 क्लाइंट होने चाहिए, अल्टीमेट होना चाहिए, विंडोज 2008 R2 होना चाहिए, ठीक है। और आप फिर क्लाइंट एंड के ऊपर जो डायरेक्ट एक्सेस की पॉलिसी पुश कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए, ठीक है। फिर आपको DNS चाहिए, और DNS की कन्फिग्रेशन चाहिए, ठीक है। मैं अभी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। और IPv6 ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी जो अभी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई पुट इट अगेन। अच्छा, ये मेरे ख्याल में रफली लास्ट स्लाइड है, मगर इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। डायरेक्ट एक्सेस क्लाइंट कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड इंटरनेट, सो विच DNS सर्वर टू सेंड, ठीक है। ये मेरी जगह छोड़ी हुई है उसके लिए डिस्कशन करने के लिए, कि ये मेरे पास क्लाइंट मशीन है और ये उसके पास इंटरनेट का क्लाउड है, और ये मेरा हेड ऑफिस का डायरेक्ट एक्सेस सर्वर है, और इसके पीछे ये मेरे 2 या 3 सर्वर पड़े हुए हैं। अब इंटरनेट का अपना भी DNS सर्वर है, अगर ये google.com खोलेगा तो ये इस DNS सर्वर से रिजॉल्व करेगा, ठीक है। और अगर ये कोई और पेज खोलेगा से nms.urduitacademy.com, ये इसने देखना है, ये नेटवर्क इंजीनियर है, तो इस सर्वर ये सर्वर, ये जो इसकी क्लाइंट मशीन है, ये अगर इंटरनेट के DNS सर्वर से पूछेगी nms.urduitacademy.com पे जाना है, तो उससे नहीं पता होगा क्योंकि वो इंटरनेट पे पब्लिश्ड ही नहीं है, ठीक हो गया। तो नेम रेजोल्यूशन बहुत क्रिटिकल है कि हमारी डायरेक्ट एक्सेस क्लाइंट जो मशीन है उसको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रैफिक उसने कहाँ पे भेजनी है, ठीक है। उसके लिए विंडोज़ 2008 R2 के अंदर NRPT का कॉन्सेप्ट है, नेम रेजोल्यूशन पॉलिसी टेबल। नेम रेजोल्यूशन पॉलिसी टेबल कैसे काम करता है, वो देखता है प्रीफिक्स, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा नाम, से फॉर एग्जांपल ऐप 1.urduitacademy.com, तो इसे फ़ौरन समझ आ जाएगा कि भैया ये मैंने यहाँ वाले DNS सर्वर के पास नहीं भेजना, मैंने अपनी कंपनी के अंदर जो DNS सर्वर पड़ा हुआ उसके पास ये नेम रेजोल्यूशन भेजनी, तो वो ये यहाँ भेजेगा। अगर मैं इसके पास खोलूँगा mail.yahoo.com, तो ये ट्रैफिक यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। तो ये NRPT आपको नेम रेजोल्यूशन पॉलिसी टेबल आपको बताएगा कि कहाँ आपने स्पेसिफिक ट्रैफिक भेजनी है, ये हमने GPO के अंदर सेटिंग्स करनी है, ठीक है। अगला स्टेप, क्लाइंट चूजेज अ डिफरेंट DNS सर्वर बेस्ड ऑन द नेम स्पेस रिक्वेस्टेड लाइक nms.urduitacademy, ठीक है। अगर आपने चेक करना हो कि कौन से नेम स्पेस जो से हैं वो इफेक्टिव है, कौन सा नेम स्पेस के लिए पॉलिसी यूज़ हो रही है, तो नेट शेल की कमांड है नेट शेल नेम स्पेस शो पॉलिसी एंड इफेक्टिव पॉलिसी, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक और सर्विसेज यूज़ होती है डायरेक्ट एक्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इज़ कॉल्ड NLS, ठीक है, नेटवर्क लोकेशन सर्विसेज, ठीक है। नेटवर्क लोकेशन सर्विसेज या नेटवर्क लोकेशन सर्वर क्या होता है, नेटवर्क लोकेशन सर्विसेज या सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जब भी आपका डायरेक्ट एक्सेस का क्लाइंट कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ, तो वो देखता है क्या मैं अपने NLS के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ या नहीं, नेटवर्क लोकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। अगर वो NLS के साथ कम्युनिकेट कर सकता है तो फिर वो अपना डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और इंटरनेट पे चला जाएगा। अगर वो उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो इसका क्या मतलब है,
से फॉर एग्जांपल मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि डायरेक्ट एक्सेस सर्वर्स के अलावा एनएलएस सर्विसेज को सर्वर को बनाना चाहिए, यानी यहाँ पर एक और सर्वर होगा नेटवर्क लोकेशन सर्विसेज, और आपकी जब भी ये क्लाइंट इंटरनेट पे आएगी सबसे पहले इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। अगर नहीं कम्युनिकेट कर सकेगा तो वो डायरेक्ट एक्सेस कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता रहेगा। उसे पता चल जाएगा कि यार अभी तक डायरेक्ट एक्सेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ, वो ट्रांसपेरेंट टू द यूजर, यूजर को पता नहीं होगा मगर बैक एंड पे एक प्रोसेस रन कर रहा होगा जिसके जरिए वो उस सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। जिस तरह वो सर्वर को कनेक्ट कर लेगा तो इसका क्या मतलब है कि भैया अब मेरा डायरेक्ट एक्सेस स्टैब्लिश हो गया, अब मैं अपनी कंपनी के इन सर्वर्स के ऊपर जा सकता हूँ, इस सर्वर के ऊपर, इस सर्वर के ऊपर, इस सर्वर के ऊपर। अगर इसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ होगा, यानी ये इसको पिंग नहीं कर सकेगा फॉर एग्जांपल, तो ये समझ जाएगा यार मैं अभी तक इतने पोर्शन ऑफ द नेटवर्क पे फिर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर नहीं पहुँचा, तो वो स्टेप ट्राई करता रहेगा डायरेक्ट एक्सेस को कनेक्ट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है कि नेटवर्क लोकेशन सर्विसेज के जो सर्वर है उसको सेपरेट रखा जाए, उसको यानी सेपरेट रखा जाए देन डायरेक्ट एक्सेस। मैंने वैसे ही मजाक के लिए कह दिया वी डोंट केयर, मगर माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है तो यू शुड डू इट। ठीक हो गया। इन शॉर्ट ये बताता चलो कि डायरेक्ट एक्सेस है क्या, एक ऐसी टेक्नोलॉजी कि यूज़र जो सा है हमारा, बहुत सारे हमारे ऐसे यूज़र हैं वो डबल क्लिक कर रहे होते हैं, आप में से जितने लोग वीपीएन पे काम कर रहे होते हैं तो अच्छा जी यूज़र नेम नहीं डाल रहे हो, पता चलता है कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक ठीक करते हैं तो यूज़र अकाउंट लॉकआउट हो जाता है, या पता चलता है और कोई बड़े मसले हो गए हैं, बड़ी टेंशन है। अगर आप बहुत बड़े इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आपके पास से हज़ारों वीपीएन यूज़र्स हैं, यू आर इन अ टफ टाइम। ठीक है, तो उनके वीपीएन की रिक्वेस्ट को डील करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक टीम हायर की होती है 1000-2000 यूज़र्स के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक जगह काम करने का एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ UAG TMG माइक्रोसॉफ्ट का जो गेटवे सर्वर्स हैं वीपीएन के लिए वो यूज़ होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर 2 बंदे हैं जो 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो बड़ी ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं बेचारे, उसके ऊपर सर्विस पैक इंस्टॉल करना इज़ अ नाइटमेयर। एनीवे, तो ये सारी टेक्नोलॉजी, अच्छा आउट ऑफ द बुक जाके बता रहा हूँ कि एक टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड नेट 64 और एक की टेक्नोलॉजी है DNS 64। जब भी आपके पास IPv4 का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपको इन 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्ट एक्सेस टेक्नोलॉजी इज़ डेवलप्ड अराउंड IPv6, मगर इसको IPv4 के साथ कंपेटिबल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर ली। ठीक है, कि IPv4 टू IPv6 ट्रैवल करने के लिए। और दूसरी बात ये यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप 2008 सर्वर के साथ 2008 R2 के साथ ये काम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या काम करवाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं ओवर IPv4 नेटवर्क, ठीक है, या सर्वर एंड का नेटवर्क है, तो नॉर्मली कुछ लोगों की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी होती है UAG सर्वर लगा देते हैं फ्रंट पे और उससे गेटवे स्टैब्लिश करवाते हैं। मगर 2012 के अंदर ये सारा काम नहीं करना पड़ता। 2012 में ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अगर आप लोगों को इस बात की समझ नहीं है तो बिल्कुल परेशान हो, क्योंकि आई होप कि आप में से कुछ लोगों को UAG का कॉन्सेप्ट नहीं हो। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने करना क्या। मैंने लैब तो करवाई नहीं आपको, तो उसके लिए मैं आप मेरे साथ 1 मिनट ठहरें, मैं आपके लिए 1-2 चीज़ें खोलता हूँ और उसके बाद फिर हम उसे लेके चलेंगे फिर। आप उर्दू IT अकेडमी के वेब पेज पे आ जाए। ठीक है, उर्दू IT अकेडमी के वेब पेज पे आने के बाद आप यूज़फुल लिंक खोलें। यूज़फुल लिंक खोल के माइक्रोसॉफ्ट में आ जाएं और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपने डायरेक्ट एक्सेस टू 2008 R2 स्टेप बाय स्टेप और डायरेक्ट एक्सेस लैब सेटअप डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये 2 चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये लैब सेटअप है। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट की बहुत डिटेल लैब सेटअप है, इसके लिए आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये काम आप लोगों के लिए छोड़ दिया। मैं इसको अगर थोड़ा सा प्रिंट स्क्रीन कर लूँ, मेरे ख्याल में मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अच्छा, इसमें माइक्रोसॉफ्ट पता क्या कर रही है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ये कर रही है कि आपका ये क्लाइंट है और ये अपने होम नेटवर्क पे यहाँ पे कनेक्टेड है और ये यहाँ पे नेट डिवाइस लगाई हुई है। अब ये उसने माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि ये नेट के बगैर और नेट के साथ दोनों सिखाएगा, 624 और ट्रीडो टनल दोनों बताएगा, क्योंकि ट्रीडो नेट के पीछे चलती है। और ये इंटरनेट का सर्वर है, ये आपका एज सर्वर है, ये आपका डायरेक्ट एक्सेस सर्वर है। मेरे ख्याल में मेरी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन जो सी है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, और उसके बाद ये मेरे कॉर्पोरेट का डोमेन कंट्रोलर है, ये मेरा एप्लीकेशन सर्वर है। अब होगा ये कि ये क्लाइंट को कनेक्ट करेगा ओवर दिस लिंक और वो इस एज सर्वर पे आएगा और एज सर्वर से वो एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा। ठीक है, और ये डोमेन कंट्रोलर जो सा है मेरा वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है, डिजिटल सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है।
ठीक हो गया। तो ये सारे काम जो से वो इस तरह वो इस्टेब्लिश करके कनेक्ट करके आपको ला के देगा। अच्छा, इस लैब का डॉक्यूमेंट भी है, इस लैब को प्रिपेयर करने का डॉक्यूमेंट भी है, इस लैब के तमाम रिसोर्सेज भी पड़े हुए हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे पड़े हुए हैं। जब आप इस पेज पे आ जाओगे, लैब गाइड डेमोन्स्ट्रेशन डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ टेस्ट लैब, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेस्ट लैब, ये तीनों लिंक्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये तीनों लिंक आप यूज़ करेंगे तो आप ये अपने तौर पे लैब सेट कर लेंगे, ठीक है। आप ये समझ लें कि जिस तरह आप लोग डिग्री करते हो, डिग्री के आखिर में आपको एक असाइनमेंट मिलती है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं, और मैं आपको ये बताता चलूँ ये आसान असाइनमेंट नहीं है, इट्स अ रियली बिग वन, ठीक है। इसके लिए आपको 1 2 3 4 5 6 डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी। अगर आपके पास वीएम एनवायरनमेंट तो आपको करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास 6 डिवाइसेस का वीएम एनवायरनमेंट नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की बुक के अंदर जो है ये 3 डिवाइसेस के साथ काम किया करवाया हुआ है। एक डायरेक्ट एक्सेस सर्वर बनाया हुआ है, एक बैक एंड एप्लीकेशन बनाई हुई है, और एक क्लाइंट मशीन बनाई हुई है। 3 चीज़ें हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर। आप उस तरह भी ये लैब कर सकते हैं। और अगर आपने इस लैब की वीडियो देखनी है तो जो मैंने दूसरा लिंक आपके लिए खोला था वो है माइक्रोसॉफ्ट का ये डायरेक्ट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो। ये 2 3 3 मिनट की। ये बंदा बहुत बोरिंग है, ये बोलता कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से फॉलो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड प्रोसीजर, और आपको ये वीपीएन चला के दिखाएगा। ये 28 वीडियोज़ है, हर वीडियो 2 2 3 3 मिनट की है। ये तो 28 वीडियोस में ये आपके तमाम स्टेप्स पूरे करेगा, ठीक है। लाइक उसने पहले कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर किया, ठीक है, फिर कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर किया, फिर कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर किया, एक्चुअली वो अकाउंट्स बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसने डायरेक्ट एक्सेस सर्वर को कॉन्फ़िगर किया, फिर उसके बाद इंट्रानेट सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहा है, फिर नेट कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर कर रहा है। आपने ये लैब डायग्राम अपने पास रखी क्योंकि आपको ये नेट डायग्राम समझ नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ आप 2 तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ये कि माइक्रोसॉफ्ट की बुक को फॉलो करें, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड है, वो भी ठीक है। मैंने रफली क्विकली रन थ्रू किया था, मैंने अभी तक लैब सेटअप नहीं की उसकी, ठीक है। मैं करूँगा या नहीं, मैं आज यहाँ पे सीरीज़ ख़त्म कर रहा हूँ तो आप समझ लें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एक्चुअली 1 2 बंदों को रिक्वेस्ट की थी, मेरे पास टाइम स्केड्यूल बहुत बहुत लिमिटेड था, रमज़ान का महीना आ गया, तो बहरहाल वो कुछ हुआ नहीं, मुझे वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, मैं उस उम्मीद पे बैठा रहा। तो मैं ट्राई करूँगा, मगर मैं प्रॉमिस नहीं करता। अगर किसी ने मुझे लैब बना के दे दी तो प्लीज़ रिकॉर्ड इट एंड सेंड इट टू मी सो आई कैन शेयर इट ऑन उर्दू IT अकेडमी, ठीक है। आप अगर ये लैब बनाना चाहते हो तो ये लैब बना के भेज दें मुझे। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे ये कि MCITP की 70 MCITP 2008 जो सा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी MCITP ख़त्म हो गया। जिस अगर आप ये MCSA अगर आप ये एग्ज़ाम दे लेंगे, 3 एग्ज़ाम जो से हमने पढ़े हैं, ये अगर आप दे लें तो आप MCITP और MCSA ले लेंगे। अगर आप वो स्पेसिफिक टाइम स्पेन के अंदर नहीं कर सकते तो आपको MCSA मिल जाएगा। ओके, नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मैंने आज ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, व्हाट्स नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा MCITP ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे एक रिक्वेस्ट आई है, ये बहुत भारी सर्टिफिकेशन है, CISSP CEH, जिसका मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। और UAG की रिक्वेस्ट आई है, TMG की रिक्वेस्ट आई है, SMS की रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। बल्कि लिंक सर्वर की भी रिक्वेस्ट आई है, माइक्रोसॉफ्ट का लिंक सर्वर है। उसके अलावा रिक्वेस्ट आई है CCNA सिक्योरिटी की, CCNP को मैं नहीं भूलूंगा, बल्कि CCNP सिक्योरिटी की भी आई है, ठीक है। फिर उसके अलावा रिक्वेस्ट आ रही हैं ITIL की, ठीक है। अब ये इतनी सारी सर्टिफिकेशंस हैं और बंदा एक है आपके पास। अब डिसीजन कैसे होगा? डिसीजन होगा जी वोटिंग के ज़रिए। तो मैंने अपने वेब प्रोग्रामर को कहा, उसे रिक्वेस्ट की है कि एक वोटिंग प्लेटफॉर्म बना दे। पहले हमने सोचा था कि हम सिर्फ वोटिंग करेंगे कि फ़ेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, मगर बहुत सारे हमारे ऐसे यूज़र्स हैं जो फ़ेसबुक नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम एक शेयर्ड लिंक बना लेंगे और वहाँ पे वोटिंग करेंगे, और वोटिंग के अंदर कुछ हिडन जो से है वो चेक्स होंगे, ठीक है, जो आप लोगों को नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। तो हम लोग ये वोटिंग करेंगे, वोटिंग करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो आपको, वो एप्लीकेशन आपको फ्रंट एंड पे दे रही होगी, बट दैट वोंट बी अ रियल रिजल्ट, उसके अंदर डुप्लीकेशन होगी, ठीक है। हमने उसके कपल ऑफ टेस्ट रन किए हैं जिसके अंदर हम उसकी डुप्लीकेशन को स्टॉप नहीं कर सके। उसकी डुप्लीकेशन को स्टॉप करने के लिए हमने फिर 2 4 और टेक्निक्स यूज़ की हैं विच वी कैन नॉट शो यू राइट नाउ, क्योंकि हम जो है वो फेयर इलेक्शन चाहते हैं, फेयर वोटिंग चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वोट करेंगे, मे बी आप वोट कर रहे हो और आ रहा हो UAG के 500 वोट्स हैं, फिर हम उन तमाम वोट्स को मैनुअली कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद रियल रिजल्ट दिखाएंगे कि क्या पता आपको बाद में पता चले UAG के सिर्फ 50 वोट थे, किसी ने 15 दफ़ा वो UAG को क्लिक किया था 15 डिफरेंट मशीन से यूजिंग अ डिफरेंट IP एड्रेसेस। वी हैव अ वे टू वेरीफाई इट, ठीक है।
विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज, हम उसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। वी वांट अ फेयर इलेक्शन। तो आप जो सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं प्लीज़ उसके लिए वोट कीजिएगा, और प्लीज़ डोंट एक्सप्लॉइट द प्रोसीजर और अ प्रोसेस। सो हमारी वोटिंग रफली वुड स्टार्ट समवेयर इन द मिड ऑफ, बाय द एंड ऑफ जुलाई हमें पता चल जाएगा, और इंशाल्लाह अगस्त के मिड तक हम लोग, अगस्त की पहले या दूसरे वीक में हम इंशाल्लाह वो जिस सर्टिफिकेशन के लिए आपने वोट किया होगा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइदर दैट कैन बी यूएजी, आइदर यू कैन बी टीएमजी, और वो सीसीएनए भी हो सकता है, सीसीएनपी भी, वो तमाम सर्टिफिकेशन जिन पे मैं सर्टिफाइड हूँ और जो मैं पढ़ा सकता हूँ, सिर्फ वही सर्टिफिकेशन लिस्ट में होगी। आप डोंट एक्सपेक्ट मी टू टीच VMware या सिट्रिक्स, ठीक है, या रेड हैट, ठीक है। मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट इन दैट। हाँ, अलबत्ता कोई टीचर मिलेगा तो फिर डेफिनेटली कोई भी किसी भी किस्म की सर्टिफिकेशन का कोई भी ट्रेनर मिलता है, मैं उसकी मिन्नतें करता हूँ, अगर वो राज़ी होता है तो ठीक है, हम शुरू करेंगे सीरीज़, अदरवाइज़ नहीं। और एक और नई सीरीज़ आ रही है, सिर्फ स्टे ट्यून्ड, तो इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू गाइज, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, अगली सीरीज़ में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।